अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिजियोलॉजिक्स यूट्यूब चैनल। प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया था एंगल ऑफ पुल एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी ऑफ मसल एंड एफिशिएंसी ऑफ रेजिस्टेंस। अब हमारे पास लास्ट कुछ टॉपिक्स रह गए हैं फ्रॉम चैप्टर 1 मैकेनिकल प्रिंसिपल्स बाय डीना गार्डनर। तो इसके अंदर जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ पुली। तो अगर हम पुली को पहले डिफाइन करें, a pulley is a groove wheel which is rotated about a fixed axis by a rope which passes around it। कि एक ग्रूव व्हील है जो कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है, और ये एक फिक्स्ड एक्सिस के अराउंड रोटेट हो सकता है बाय अ रोप जो कि इसके अराउंड गुजर रही है। तो यहाँ पे आप देखें कि अगर हम ये एक ग्रूव व्हील है और इसके पास से एक रोप गुजर रही है इसके अराउंड, और अगर हम इस साइड से एफर्ट लगाएं तो यहाँ से हम इस लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है दिस इज़ नोन एज पुली। The axis is supported by a framework or block and the whole structure may be used either as a fixed or movable pulley। तो हमारे पास दो मेजर टाइप्स हैं, वन इज़ फिक्स पुली एंड द अदर इज़ मूवेबल पुली। और जो हमारे पास ये एक्सेस है ये सपोर्टेड हो सकता है जो कि फिक्स पुली के अंदर होता है, और ये एक्सेस मूवेबल हो सकता है जैसा कि मूवेबल पुली के अंदर होता है। तो अगर हम पहली टाइप की बात करें दैट इज़ फिक्स पुली, दैट पुली इज़ यूज टू alter द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एंड enables ट्रैक्शन और रेजिस्टेंस टू बी अप्लाइड एट एनी एंगल। कि आपने एक लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करना है तो इस पुली के हिसाब से इस पुली को यूज़ करते हुए आप डायरेक्शन ऑफ एफर्ट को चेंज कर सकते हैं। मतलब आपने लोड के एक टाई यहाँ से रस्सी को एक एंड से इधर से टाई कर दिया और व्हील के अराउंड आप यहाँ ले आए। अब आप एफर्ट इस डायरेक्शन में लगाएं तब भी ये लोड ऊपर जाएगा, आप इस डायरेक्शन में लगा लें तब भी लोड ऊपर जाएगा, आप एफर्ट इस डायरेक्शन में लगा लें तब भी लोड ने ऊपर ही जाना है। नॉर्मली अगर हम पुली को यूज़ ना करें और हमने इस लोड को ऊपर लिफ्ट करना हो वाया हैंड्स तो हमें इस लोड को सीधा ही ऊपर उठाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम पुली को यूज़ कर रहे हैं तो हम देखें फोर्स लगा रहे हैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन जो लोड हमारा लिफ्ट हो रहा है दैट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो फिक्स पुली हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फोर्स को अल्टर करने के लिए यूज़ की जा सकती है। द पुली ब्लॉक इज फिक्स टू सम suitable support and the rope which passes around the wheel is attached to the weight at one end and the effort is applied at the other। तो जो हमारे पास ये एक्सेस है, ये जो ब्लॉक है, इसको हम फिक्स कर देते हैं इन द फिक्स पुली, और एक साइड पे हम एफर्ट लगाते हैं और दूसरी साइड पे हम लोड को अटैच कर देते हैं जिसको हम लिफ्ट करते हैं। इसी की जो बॉडी के अंदर एग्जांपल्स हैं, जो कि ह्यूमन बॉडी के अंदर एग्जांपल्स हैं, उसके अंदर हमारे पास एग्जांपल दी गई है डाइगैस्ट्रिक एंड ओमोहॉइड मसल्स की और ऑब्चुरेटर इंटरनस मसल की। तो अगर आप डाइगैस्ट्रिक मसल को देखें तो डाइगैस्ट्रिक मसल इस तरह से अटैच है आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो अगर आप यहाँ देखें तो ये एक तरह से एक एक्सेस का तौर पे काम कर रहा है कि जब ओरिजिन ने एफर्ट लगानी है इंसर्शन की तरफ तो ये इसके अराउंड के अगर एफर्ट लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर तो यहाँ से पुल होगा, और अगर एफर्ट लग रही है इस डायरेक्शन के अंदर तो हमारे पास वो यहाँ से पुल होगा। तो आपकी जो डायरेक्शन है वो भी डायरेक्शन ऑफ एफर्ट आल्टर हो गई है, और यहाँ पे ये एक तरह से उस व्हील का काम कर रहा है और ये एक जगह पे इधर फिक्स्ड है, तो इसको हम फिक्स पुली कह सकते हैं। अगर आप ओमोइड मसल को देखें तो वो भी कुछ इस तरह से ही पास कर रहा है। तो इस जगह को अगर हम एक्सेस समझें तो जब एफर्ट लगेगी इस डायरेक्शन के अंदर तो यहाँ से इस ये वो ग्रूव व्हील समझ लें इसको आप, और ये इस जगह पे फिक्स्ड है तो दैट इज़ अ टाइप ऑफ फिक्स पुली। और यहाँ भी आप डायरेक्शन ऑफ फोर्स को आल्टर कर सकते हैं। अगर हम ऑब्चुरेटर इंटरनस को देखें तो ऑब्चुरेटर इंटरनस ऐसे ओरिजिनेट होके इस जगह से आपकी हिप बोन से फीमर के ग्रेटर ट्रोकेंटर पे यहाँ पे इंसर्टेड है। तो ये इस जगह से जो ये पास कर रहा है यहाँ पे आप देखें कि अगर डायरेक्ट फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगी तो एफर्ट जो हमारे पास मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में होगी। तो यहाँ भी ये इसको हम वो एक्सेस कह सकते हैं दैट इज़ फिक्स्ड, और ये एज ए फिक्स पुली काम कर रहा है हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर। मूवेबल पुली नेक्स्ट हमारे पास जो है दैट इज़ मूवेबल पुली। फर्स्ट हमने फिक्स पुली को डिस्कस किया जिसके अंदर जो हमारे पास एक्सिस है जिसके अराउंड रोप ने मूव करना है वो फिक्स होता है। मूवेबल पुली के अंदर जो ये वाली पुली है दैट इज़ फ्री टू मूव अप एंड डाउन, इट इज़ अटैच टू अ सीलिंग और अदर ऑब्जेक्ट बाय टू लेंथ्स ऑफ द सेम रोप। तो अगर आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास इस रोप के साथ इसको लगाया गया है और ये अप एंड डाउन ईजिली मूव कर सकती है, सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड
a fixed pulley. This device is used to gain a mechanical advantage when lifting heavy objects. Mechanical advantage का concept हमने last video के अंदर discuss किया था, जिसका link corner में provided है कि आप कम एफर्ट लगाकर जब ज़्यादा काम करते हैं तो हम कहते हैं कि देयर इज़ मैकेनिकल एडवांटेज। अगर हम ज़्यादा एफर्ट लगा के कम काम करते हैं तो दैट इज़ नोन एज मैकेनिकल डिसएडवांटेज। तो हम मूवेबल पुली को मैकेनिकल एडवांटेज के लिए यूज़ करते हैं कि अगर हमारी जो टाइप ऑफ पुली है वो मूवेबल है तो हम कम फोर्स लगाकर ज़्यादा काम ले सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंपाउंड पुली, जिसके अंदर हमारे पास दोनों पुलीज की टाइप्स को अगर आप मिक्स कर दें, कंबाइन कर दें, फिक्स्ड और मूवेबल पुली को, सो दैट इज नोन एज कंपाउंड पुली। और इसके अंदर एक कंपाउंड पुली का जो एग्जांपल है वो हम फिजियोथेरेपी के अंदर यूज़ करते हैं फॉर लिफ्टिंग द ट्रंक फॉर सस्पेंशन एक्सरसाइजेज। उसके अंदर हम अपर पुली को फिक्स कर देते हैं एक ओवरहेड सपोर्ट के साथ, जहाँ पे हमारे पास एक एंड ऑफ रोप उधर से अटैच होता है और फिर जो रोप है वो उस पुली के अराउंड आके नीचे अटैच हो जाती है मूवेबल पुली के साथ। और फिर हम एफर्ट को अप्लाई करते हैं इधर से, और ये एफर्ट फाइनली यहाँ से फिक्स पुली से होती हुई मूवेबल पुली के पास पहुँचती है और फिर हम इस लोड को लिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे ये बुक की डायग्राम है डीना गार्डनर की, अगर आप इसको देखें तो यहाँ पे बुक ये कहती है प्रोवाइडेड द इफेक्ट ऑफ फ्रिक्शन इज ओमिटेड द टेंशन इज सेम इन द ऑल पार्ट्स ऑफ द रोप देयरफॉर इफ द वेट इज 6 kg the tension required in each of the two supporting ropes will be 3 kg and the effort is required will be 3 kg। तो अब यहाँ पे देखें आपके पास दो रोप्स हैं जो कि इस एक 6 kg लोड को लिफ्ट कर रही हैं, तो 6 kg लोड ये डिवाइड हो जाता है दोनों रोप्स के अंदर, 3 kg इधर और 3 kg इधर। तो जब आपको एफर्ट चाहिए तो आप एफर्ट लगाएंगे 3 kg की, जब आप इधर एफर्ट लगाएंगे तो ये 3 kg की एफर्ट इधर भी लगेगी इधर भी लगेगी, और आप 6 kg का वेट 3 kg की एफर्ट लगा के यूज़ कर सकते हैं। और यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे सस्पेंशन थेरेपी के लिए यूज़ होता है फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट्स के अंदर। तो हमारे पास जो वेट है दैट इज़ 6 kg और जो हम एफर्ट लगा रहे हैं 3 kg, तो मैकेनिकल एडवांटेज का जो फार्मूला है दैट इज़ वेट ओवर एफर्ट। तो हम 6 kg की एफर्ट लगा के 3 kg की एफर्ट लगा के 6 kg के वेट को लिफ्ट कर रहे हैं, तो जो हमारा मैकेनिकल एडवांटेज है दैट इज़ 2। इफ डबल पुलीज आर यूज फॉर द एफर्ट रिक्वायर्ड कैन अगेन बी रिड्यूस्ड बाय द हाफ। अगर हम यहाँ पे दो फिक्स पुलीज दो मूवेबल पुली करते हैं तो एफर्ट फर्दर इससे भी आधी हो जाएगी इस सेम वेट को लिफ्ट करने के लिए। यही उस एग्जांपल को दोबारा दिखाया गया है कि ये एक रोप है जो कि फिक्स पुली के अराउंड है और फिर मूवेबल पुली के अराउंड है और फिर अटैच है। यहाँ पे अगर 6 kg का वेट है तो 3 kg की टेंशन इस रोप में होगी, 3 kg की टेंशन इस रोप में होगी, और आप 3 kg की एफर्ट लगा के 6 kg का वेट इजीली लिफ्ट कर सकते हैं। तो हम यहाँ तक जो हमारे पास कॉन्सेप्ट था दैट वाज अबाउट पुली। और अब जो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है दैट इज पेंडुलम। A simple pendulum is a heavy particle suspended by a weightless thread and free to move to and fro। ये हम फिजिक्स के अंदर 9th-10th में एफएससी के अंदर पढ़कर आ चुके हैं कि एक हमारे पास हैवी पार्टिकल है जो कि एक वेटलेस थ्रेड्स के साथ suspended है that is free to move। When the pendulum is at rest, the thread is vertical, but if the particle is drawn to one side and then released, the pendulum will swing to and fro। अगर आपको इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते तो ये वर्टिकल डायरेक्शन के अंदर थ्रेड यहाँ रहेगा और पेंडुलम स्टेशनरी रहेगा, लेकिन अगर आप इसको फोर्स लगा कर डिस्प्लेस करते हैं किसी भी डायरेक्शन में तो ये टू एंड फ्रो मूवमेंट इसकी स्टार्ट हो जाएगी। वन कंप्लीट स्विंग इन ईच डायरेक्शन इज कॉल्ड एन ऑसिलेशन। कि अगर आपने यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया है तो इस जगह जाना, यहाँ से आकर फिर दूसरी जगह जाना और वापस आना अपनी स्टार्टिंग पोजीशन पे, दैट इज नोन एज ऑसिलेशन। एंड द एक्सटेंट ऑफ द स्विंग टू एनी साइड वन साइड ऑफ द फ्रॉम द वर्टिकल इज एम्पलीट्यूड। इस पोजीशन से एक साइड तक का जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज एम्पलीट्यूड। फिर हमारे पास है द फोर्स इज रिक्वायर्ड टू सेट द पेंडुलम इन मोशन एंड देन द ऑसिलेशन विल कंटिन्यू अंटिल इट इज ब्रॉट टू रेस्ट सडनली बाय एन अपोजिंग फोर्स और प्रोग्रेसिवली बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द एयर। जब आपने एक दफ़ा पेंडुलम को डिस्प्लेस कर दिया तो अब ये तब रुकेगा जब तक कोई फोर्स इसको रोक नहीं देती, जो इनर्शिया का कॉन्सेप्ट है। तो या तो वो एयर के रेजिस्टेंस के अगेंस्ट एयर की रेजिस्टेंस उसको रोक देगी या फिर कोई और सर्टन फोर्स उसको रोकेगी, तभी वो रेस्ट पे आएगा, अदरवाइज वो टू एंड फ्रो मूव करता रहेगा। द टाइम टेकन फॉर ईच ऑसिलेशन इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कितना टाइम लगता है एक ऑसिलेशन
कंप्लीट करने के लिए इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, के ग्रेविटी कितनी फोर्सफुली एक्ट कर रही है उस पेंडुलम के ऊपर, और जो आपके पास थ्रेड है उसका उसकी लेंथ कितनी है, पेंडुलम की लेंथ कितनी है। अब अगर हम पेंडुलम के कॉन्सेप्ट को ह्यूमन बॉडी के साथ रिलेट करें तो व्हाट इज़ पेंडुलर मूवमेंट। आप इस पेशेंट को देखें, यहाँ पे जो शोल्डर जॉइंट है उसको देखें, वहाँ से हम समझ लें कि एक थ्रेड है जो कि फिक्स्ड है और वो नीचे तक आ रहा है, और ये जो आपका हाथ है इसको आप पेंडुलम का वेट समझ लें, तो दिस इज़ अ पेंडुलम। और जब आप इसको मस्कुलर एफर्ट से एक डायरेक्शन में मूव करेंगे, सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो ये आगे टू और फिर वापस टू एंड फ्रो मोशन इसका स्टार्ट हो जाएगा इस एक्सिस के अराउंड। सो दैट इज़ अ पेंडुलर मूवमेंट। और ये पेंडुलर मूवमेंट आपकी ह्यूमन बॉडी में दो जॉइंट्स पे हो सकती है, वन इज शोल्डर एंड द अदर इज hip joint. Muscular contraction may be used to initiate the movement and to maintain or increase the amplitude of the oscillations, but it is minimal compared with that required to perform the same movement at any speed greater or less than that of the pendular swing. जब आपने अपने हाथ को आगे की तरफ या पीछे की तरफ लेकर जाना है तो आपको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए उस, और फिर उसको मेंटेन करने के लिए या एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करने के लिए आपको मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन चाहिए, लेकिन वो इतनी ज़्यादा नहीं है, वो मिनिमल मूवमेंट है। अगर आप नॉर्मली शोल्डर फ्लेक्शन एक्सटेंशन को प्रूव करें, को परफॉर्म करें, तो आपको एफर्ट ज़्यादा लगेगी। पेंडुलर मोशन के अंदर आपकी जो एफर्ट है वो मस्कुलर कम लगेगी। For example, the leg is carried forward by a pendular swing of the leg from the hip joint during slow, easy walking, and the same type of movement occurs to some extent at the knee. अगर आप वॉक कर रहे हैं सिंपल, और अगर आप हिप जॉइंट को आप एज अ पेंडुलम देख रहे हैं कि आप फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर रहे हैं, तो आप पेंडुलर मोशन के थ्रू अपनी लेग को टू एंड फ्रो मूव कर सकते हैं, और आपकी मस्कुलर जो एफर्ट है वो कम लगेगी, ना सिर्फ हिप जॉइंट पे बल्कि किसी हद तक नी जॉइंट के ऊपर भी आपकी जो फोर्स है वो कम लगेगी। Arm swinging exercises at natural speed can also be done in cases of the marked muscular weakness without fatigue when slow or rapid movement is impossible. इसी तरह अगर हम दोबारा शोल्डर को एज अ पेंडुलम देखें, तो जो आर्म स्विंगिंग एक्सरसाइजेज हैं, कि आप पेशेंट को इंस्ट्रक्शंस दें कि आप हाथ को आगे लेकर जाएं, पीछे लेकर आएं, और जब आगे लेकर जाएं तो फोर्स से लेकर जाएं मस्कुलर एफर्ट से, और वापस जब आनी है तो ग्रेविटी को वापस खींचने दें, और ग्रेविटी खींच के जब यहाँ तक लेकर चली जाए तो फिर आप एफर्ट लगाएं, फिर अपने आर्म को आगे की तरफ लेकर जाएं, तो दैट इज़ अ पेंडुलर मूवमेंट, और इसके अंदर आपकी मस्कुलर एफर्ट मिनिमल लगेगी। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज एक्सियल सस्पेंशन। अब एक्सियल सस्पेंशन की अगर हम डेफिनेशन को देखें, लिम्ब सपोर्टेड बाय द रोप सस्पेंडेड फ्रॉम अ पॉइंट वर्टिकली अबव द जॉइंट टू बी मूव्ड इज सेड टू बी इन एक्सियल सस्पेंशन। अब यहाँ पे बात है एक्सिस और प्लेन्स की। जब आप एक्सियल सस्पेंशन की बात कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस मूवमेंट को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, और जो मूवमेंट आप परफॉर्म कराना चाहते हैं उसका एक्सिस ऑफ मूवमेंट क्या है। उसके लिए आपको एक्सिस एंड प्लेन्स की नॉलेज होना ज़रूरी है, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पे मौजूद है, कॉर्नर के अंदर लिंक प्रोवाइडेड है, आप क्लिक करके देख सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें इस पेशेंट के ऊपर, हमने जब इसको एक्सियली सस्पेंड किया है तो यहाँ पे हम मूवमेंट जो चाहते हैं पेशेंट से वो एबडक्शन और एडक्शन मूवमेंट को हम चाहते हैं। तो हमने एडक्शन एबडक्शन का जो एक्सिस है दैट इज़, इसका जो प्लेन है दैट इज़ फ्रंटल प्लेन, और इसका जो एक्सिस है दैट इज़ सजिटल एक्सिस, जो कि इस डायरेक्शन में होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो आपने उसी एक्सिस की डायरेक्शन के अंदर लिम्ब को जब आप सस्पेंड कर देंगे सजिटल एक्सिस के अंदर, तो अब जो आपकी ये सस्पेंशन है दैट इज़ नोन एज एक्सियल सस्पेंशन, एंड एज इट इज़ रिटन हेयर दैट द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज वर्टिकली अबव द एक्सिस ऑफ मूवमेंट। लेकिन अगर आप इस इमेज के अंदर देखें तो इस इमेज के अंदर आपकी जो ह्यूमन बॉडी की पोजीशन है वो अब साइड लाइन में आ गई है, और अब जो आपने इसको सस्पेंड किया है दैट इज़ फ्रंटल एक्सिस, और इसके अंदर जो आप मूवमेंट चाहते हैं वो मूवमेंट आप सैजिटल प्लेन के अंदर चाहते हैं, फ्लेक्शन, हिप की फ्लेक्शन और हिप की एक्सटेंशन। तो अब आपने इसको फ्रंटल एक्सिस के हिसाब से आपने इसको सस्पेंड किया है, और अब आप यहाँ पे फ्लेक्शन और हिप की फ्लेक्शन और हिप की एक्सटेंशन को परफॉर्म कर सकते हैं। अगर इन एक्सिस और प्लेन्स के अंदर आपको कन्फ्यूजन है तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप पहले उस वीडियो को देखें और फिर वापस इस टॉपिक के ऊपर आएँ, ताकि आपको ये क्लियरली समझ आ सके। Movement in the axial suspension: when the limb is relaxed, it will rest with the joint in the neutral position, and when the movement is initiated, it will swing freely to either side of this resting position on a plane which is horizontal. अब आप अगर इस पेशेंट को देखें
तो आपने इसको सस्पेंड कर दिया, लिम्ब रिलैक्स है। अब आप लिम्ब को एबडक्शन में भी लेकर जा सकते हैं हिप, और हिप एडक्शन में भी लेके जा सकते हैं। और ये जो प्लेन है दैट इज़ हॉरिजेंटल प्लेन, और इसमें जो ग्रेविटी का इफेक्ट है आपकी बॉडी के ऊपर दैट इज़ मिनिमल, और आप दोनों साइडों के ऊपर फ्रीली स्विंग कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं। The arc of movement forms a segment of the base of the cone and the radius of which is equal to the length of the limb and the height which is equal to the perpendicular distance between the joint। तो आप देखें, अगर हम इसको एज अ कोन देखें, ये जो मूवमेंट हो रही है, तो कोन की जो हमारे पास हाइट है, वो देखें, वो जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है वहाँ से लेकर लिम तक, यहाँ से यहाँ तक, ये हमारे पास हाइट आ गई। और जो डिस्टेंस है जो कि कवर होगा, वो हम जो हिप की एबडक्शन और एडक्शन के इस डायरेक्शन में अगर एबडक्शन है और इस डायरेक्शन में एडक्शन है, तो हमारी जो बेस ऑफ द कोन है वो इस आर्क से बनेगी। और जो हमारे पास रेडियस जो है कि कितना एक रेडियस होगा इस कोन का, दैट इज़ इक्वल टू द लेंथ ऑफ द लिम, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लिम की लेंथ है दैट विल बी द रेडियस। और जो हमारे पास जो हाइट हमने कहा है वो हमारा डिस्टेंस है फ्रॉम द जॉइंट एंड द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। और जो आर्क ऑफ मूवमेंट बनेगी वो हमारी जितनी भी हिप एबडक्शन और हिप एडक्शन है उससे हमारी यहाँ पे आर्क ऑफ मूवमेंट बनेगी। ये जो डैश एरिया है यहाँ पे, ये दैट इज़ द रेंज ऑफ मूवमेंट। अब एडवांटेजेस क्या हैं एक्सियल सस्पेंशन के? तो अगर हम बात करें कि जब आप उसको लिम्ब को एक्सियली सस्पेंड कर देंगे तो क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो पहला फ़ायदा ये है, द लिम्ब विल रिमेन फुली सपोर्टेड थ्रू आउट द वाइड रेंज ऑफ मूवमेंट। आपको लिम्ब को सपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, वो रोब्स उसे ऑलरेडी सपोर्ट करके रखेंगे। दिस सपोर्ट विच रेंडर्स द लिम्ब ग्रेविटी फ्री एंड देयर फॉर वेटलेस एड्स रिलैक्सेशन ड्यूरिंग पैसिव मूवमेंट। जब आपने लिम्ब की पैसिव मूवमेंट करानी है तो आपको लिम्ब्स के मसल्स के अंदर रिलैक्सेशन मिलेगी, क्योंकि ग्रेविटी का इफेक्ट मिनिमल है। इस स्पोर्ट से जो फिजियोथेरेपिस्ट के ऊपर लोड आ रहा है कि अगर उसने पूरी बॉडी के लिम्ब को उठा के मूव करना था, वहाँ से फिजियोथेरेपिस्ट का जो लोड है वो रिलीव हो गया। अब सिर्फ वो रोप से सस्पेंडेड है, तो फिजियोथेरेपिस्ट मूवमेंट की एक्यूरेसी और प्रिसीजन पे फोकस कर सकता है, और माइनर मूवमेंट के साथ वो पूरे लिम्ब की मूवमेंट करवा सकता है। Rhythmical active movement in suspension at a suitable speed is pendular in character and the muscle work required to maintain is minimal. The effect being to promote reciprocal relaxation and to increase the circulation of the region of joint which is moved. जब आप एक्सियल सस्पेंड कर देते हैं और आप रिदमिकल मूवमेंट कराते हैं, मतलब आप रिदमिकली इसकी हिप एबडक्शन कराते रहें बार बार, तो ये जो करेक्टर है दैट इज़ पेंडुलर इन नेचर। और इसके अंदर जब आप टू एंड फ्रो मोशन करेंगे ये दोनों साइडों के ऊपर, तो मसल वर्क जो है वो मिनिमम रिक्वायर्ड होगा, और इससे रेसिप्रोकल रिलैक्सेशन अचीव होती है, और आपके लिम्ब मसल्स के अंदर जो सर्कुलेशन है वो भी इम्प्रूव होती है। अगर हम मूवमेंट बात करें, ये थी मूवमेंट इन एक्सियल सस्पेंशन। अगर मूवमेंट इन पेंडुलर सस्पेंशन की बात करें, तो पेंडुलर सस्पेंशन के अंदर देयर इज अ लैटरल और मीडियल डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन फ्रॉम द पोजीशन विच इट ऑक्युपाइज इन एक्सियल सस्पेंशन। कि एक्सियल सस्पेंशन के अंदर हमारे पास जो मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है कि आप एबडक्शन में ले जाके जा सकते हैं, एडक्शन में लेकर जा सकते हैं इस सस्पेंशन से। लेकिन अगर हम पेंडुलर सस्पेंशन की बात करें तो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, आप इसे सिर्फ मीडियल या लैटरल डिस्प्लेस कर सकते हैं, कि यहाँ पे सस्पेंडेड है, आप इसको आगे लेकर जा सकते हैं लिम्ब को, और इसको यहाँ से पीछे लेकर आ सकते हैं। द लिम्ब नो लॉन्गर रेस्ट इन न्यूट्रल पोजीशन द जॉइंट बट फॉल्स टू अ न्यू रेस्टिंग पोजीशन। यहाँ पे जो आपकी लिम्ब की पोजीशन है वो स्टैटिक है, कि यहाँ से सस्पेंडेड है, आप इधर लेकर चले गए, आप इधर लेकर चले गए। लेकिन पेंडुलर सस्पेंशन के अंदर आपके हर थोड़ी देर बाद न्यूट्रल पोजीशन मेंटेन नहीं रहती, और जॉइंट हर थोड़ी देर बाद किसी और पोजीशन के अंदर जाकर होल्ड करता है, कि यहाँ इस इधर वो इसकी न्यूट्रल पोजीशन ये है, जब वो आगे जाएगा पोजीशन यहाँ आ जाएगी, और फिर फर्दर यहाँ, और फिर फर्दर यहाँ। मूवमेंट ऑन द अदर साइड और रेस्टिंग पोजीशन कॉजेज द सेंटर ऑफ लिम्ब टू राइज मेकिंग पॉसिबल पेंडुलर मूवमेंट। किसी भी साइड में मूव करें, चाहे फॉरवर्ड चाहे बैकवर्ड, आपका जो सेंटर ऑफ मैस है, सेंटर ऑफ लिम्ब है, वो राइज करेगा। जब वो ऊपर जाएगा ग्रेविटी नीचे खींचेगी, ग्रेविटी नीचे खींचेगी, मूवमेंट वापस होगी, और इसी वजह से पेंडुलर मूवमेंट पॉसिबल होती है। Thus, in comparison with the axial suspension, the muscle work required to produce the movement away from the resting position is increased, but none is required for the return movement. अब एक्सियल सस्पेंशन के अंदर हमें जो मसल वर्क चाहिए वो दोनों साइडों पे सेम है, चाहे आप हिप एबडक्शन में ले जाएं या आप हिप एडक्शन के ले जाएं। एफर्ट कम चाहिए, लेकिन दोनों साइडों के ऊपर जो एफर्ट है वो सेम ही चाहिए। लेकिन अगर आप पेंडुलर मूवमेंट को देखें,
जब आप आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं इस शोल्डर जॉइंट को, अगर आप देखें तो आगे की तरफ लेकर जाने के लिए तो आपके मस्कुलर एफर्ट लगेगी, शोल्डर फ्लेक्सर्स काम करेंगे। लेकिन जब आप इसे वहाँ से छोड़ेंगे मस्कुलर एफर्ट, तो ग्रेविटी इसको वापस खींच लेगी। तो आपके पास मसल वर्क इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ मूवमेंट अवे फ्रॉम द रेस्टिंग पोजीशन, जब आप ऊपर लेकर जाएंगे, बट नन इज रिक्वायर्ड फॉर द रिटर्न मूवमेंट, क्योंकि वापसी के मूवमेंट के अंदर ग्रेविटी इसको वापस खींच लेगी। The effect of this type of suspension upon movement from the resting position is similar to that of an inclined re-education board, which supports the limb throughout the movement up the incline, but differs in that in pendular suspension the friction is virtually eliminated. इसको आप समझें कि ये एक incline plane है और सोचें पेशेंट ने यहाँ पे अपना लिम्ब रखा हुआ है, शोल्डर लिम्ब, जिसको वो आहिस्ता आहिस्ता अपवर्ड डायरेक्शन में लेकर जाता है, इस पे स्लाइड करता हुआ अपने लिम्ब को, और फिर आहिस्ता आहिस्ता वापस लेकर जाता है। तो वो कहते हैं कि पेंडुलर सस्पेंशन के अंदर आप देखेंगे हमने भी तो लिम्ब को एक साइड पे लेकर जाना है, फिर वापस लेकर आना है। इसके अंदर इंक्लाइन बोर्ड के ऊपर लिम्ब को जब ऊपर लेकर जाएंगे, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, फोर्स लगेगी, लेकिन जब वापस लेकर आएंगे तो ग्रेविटी खींच लेगी इंक्लाइन बोर्ड पे, आपको वापसी में मूवमेंट नहीं लगेगी। तो वो ये कहते हैं कि पेंडुलर सस्पेंशन और इंक्लाइन बोर्ड पे जो मूवमेंट है लिम्ब की वो सेम ही है, लेकिन इंक्लाइन बोर्ड पे देर इज समवट फ्रिक्शन, लेकिन जब आप पेंडुलर सस्पेंशन के अंदर बात करते हैं तो कोई फ्रिक्शन नहीं होती, ग्रेविटी डायरेक्ट उसको वापस खींच लेती है। अगर हम एक्सियल और पेंडुलर सस्पेंशन का कंपैरिजन करें और हिप जॉइंट को देखें, तो अगर सस्पेंशन ऑफ लिम्ब फ्रॉम पॉइंट वर्टिकली अबव द हिप जॉइंट रेजस्ट इट इनटू द अलाइनमेंट विद द ट्रंक एंड मूवमेंट इनटू एबडक्शन और एडक्शन टेक्स प्लेस इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, कि आपने इसको अलाइन कर दिया, एक्सियली सस्पेंड कर दिया, तो वो ट्रंक के साथ आपकी बॉडी अलाइन है और आप एबडक्शन और एडक्शन कर सकते हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में। लेकिन अगर आप इसे पेंडुलर सस्पेंड करना चाहते हैं, तो पेंडुलर सस्पेंड करने के लिए यहाँ पे पेंडुलर सस्पेंशन की कोई एग्जैक्टली इमेज नहीं थी, तो आप सपोज करें कि जो ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है ये यहाँ पे फिक्स नहीं है। अगर ये फिक्स नहीं है, ये अप डाउन मूव कर सकता है, तो हम कह सकते हैं कि इट इज द लिम्ब इज पेंडुलरली सस्पेंडेड, या सस्पेंशन जो है दैट इज पेंडुलर सस्पेंशन। तो जब अगर हमने इसको हम इमेजिन करें ये मूव हो सकता है, तो ये जो लिम्ब है इस वक्त आपका पेंडुलर सस्पेंशन के अंदर है। तो जब लिम्ब ने एडक्शन के अंदर जाना है, एडक्शन के अंदर, तो ये ऑटोमेटिकली चला जाएगा, ग्रेविटी इसको खींच लेगी। लेकिन जब आपने इसको एबडक्शन में लेकर जाना है तो आपकी मस्कुलर एफर्ट लगेगी, जैसे ही आप मस्कुलर एफर्ट छोड़ेंगे ये वापस एडक्शन के अंदर आ जाएगी। तो एबडक्शन विद एफर्ट, एडक्शन विदाउट एफर्ट, तो ये वाली जो मूवमेंट होगी दैट विल बी द pendular suspension. The limb falls to rest in adduction and the movement into abduction requires effort and is accompanied by some flexion as the center of gravity of the limb is raised from the resting position. If the limb is then released, it will fall passively into the adduction. तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ सस्पेंशन को समझेंगे ये मूवेबल है, तो आपका दिस इज पेंडुलर सस्पेंशन की टाइप है और दिस इज योर एक्सियल सस्पेंशन। तो ये थे हमारे पास कुछ टॉपिक्स, इसके अंदर हमने पुलिस को देखा, पेंडुलम को देखा और एक्सिस और पेंडुलर सस्पेंशन को देखा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, दैट वुड बी इलास्टिसिटी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।